अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 17 नवंबर 2025 है, सोमवार का दिन है। यूँ तो बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है, जहाँ अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गिराए जाने का अमल जो है, वो अपनी आखिरी स्टेज के ऊपर है। लेकिन इस वीलॉग में मैं सिर्फ 2 डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करूँगा, उसका एनालिसिस दूँगा। एक वो डेवलपमेंट सूरत-ए-हाल है, जहाँ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन जियो न्यूज़ के शाज़ेब खानज़ादा ग़ालिबन अमेरिका में हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं, जहाँ पर एक स्टोर में उनको और उनकी अहलिया को, उन्हें बुनियादी तौर पे, उनकी अहलिया को नहीं, एक गुमनाम नामालूम शख्स ने शर्मिंदा करने की, एम्बैरेस करने की कोशिश की, एक वीडियो बनाई और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, ज़राए अबलाग की तरफ से, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है, जिसमें प्रिडोमिनेंटली एक इखलाकी पहलू है। इस डिबेट के और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस पे बहुत से लोग कमेंट कर चुके हैं, इस पे हज़ारों कमेंट हो चुके हैं। आप मेरा भी इसमें एक एनालिसिस देखिए और वो आपको बाकी तमाम जो एनालिसिस या रद्द-ए-अमल आपके सामने आया है, उससे आपको ख़ासा मुख्तलिफ जो है, वो लगेगा। दूसरी वो सूरत-ए-हाल है, जहाँ दुनिया भर में जो पाकिस्तानी डायस्पोराज़ हैं, उनके नैरेटिव को तब्दील करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने के लिए बड़े भरपूर तरीके से कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। ये ग़ालिबन कई महीने पहले ये हुआ है, लेकिन अब अपनी ये पीक पे आ रहा है। इसका अच्छा पहलू ये है कि बहुत बड़ी तादाद में, अगर आप ट्विटर पे देखें, सैकड़ों जो पाकिस्तानी है इंटेलिजेंट, क्लूड इन जो पाकिस्तानी है, उन्हें समझ आ गया है कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो इसके माइन्यूशिया के अंदर छोटी-मोटी डिटेल्स को तो देख रहे हैं कि कौन करवा रहा है, अच्छा है, बुरा है, वो इन चक्करों में पड़े हुए हैं। जो बिगर पिक्चर है कि ये क्यों किया जा रहा है सारा, उससे वो नज़रअंदाज कर रहे हैं या उससे समझ नहीं सके, उससे भी मैं कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स जो हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले शाज़ेब खानज़ादा और उनकी अहलिया के साथ होने वाला वाक़या। अब इसको देखिए कि शाज़ेब खानज़ादा के साथ जो वाक़या हुआ, इस पे कॉन्डमनेशन जब आप इस पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हू इज़ हू ऑफ पाकिस्तान जो है, यानी पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, ताकतवर तरीन लोग, मीडिया के तमाम एंकर पर्सन, बहुत से सहाफ़ी, मतलब कोई बचा नहीं उसमें, जिन्होंने शाज़ेब खानज़ादा के साथ होने वाले वाक़े को एक बहुत बड़ी किसी दहशतगर्दी के वाक़े की तरह उन्होंने इसको प्रेज़ेंट किया है, उसको उन्होंने बहुत सख्त कंडेम किया है, उन्होंने इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और मज़े का पहलू ये है कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे कह दिया है कि ये इमरान खान के हमायती और ग़ालिबन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये सब कुछ कर रही है। असल बात क्या है कि जो कुछ भी हुआ है किसी स्टोर में, मुझे यकीन माने ये भी नहीं पता कि ये अमेरिका का स्टोर है, बरतानिया का स्टोर है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है वो एक गुमनाम नामालूम शख्स का इनफरादी फ़ेल और एक्शन है, जिससे अपना एक गुस्सा है, जिसको आप एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, इज्तिमाई शऊर का गुस्सा कह सकते हैं, इद्दत के केस के हवाले से। लेकिन उसने अपना गुस्सा निकाला है एक फ़ोन के कैमरे की मदद से। ये कोई किसी ने प्लानिंग करके नहीं किया है। इस पे रद्द-ए-अमल इस तरह से हो रहा है कि जैसे ये कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने या इमरान खान के हमायतियों ने कोई प्लान करके, साज़िश करके, ऑर्गेनाइज़ करके शाज़ेब खानज़ादा को एम्बैरेस करने की कोशिश की है, जैसे इसके पीछे कोई कोई प्लानिंग थी, कोई मंसूबा है इसके पीछे। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये नज़र आता है कि बहुत जल्दी, चूँकि पीएमएलएन की नेचर इस किस्म की है, कि बहुत जल्दी वो अब ऑर्गेनाइज़ करके, प्लान करके दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस किस्म के वाक़यात करने की कोशिश करेंगे और उसमें फिर उनकी लॉजिक ये होगी कि चूँकि पहले ये हुआ था तो फ़लाँ ने इसको जस्टिफ़ाई किया या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इसको जस्टिफ़ाई किया था, इसलिए हम ये करने में हक़ बजाना है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले बरतानिया में इस किस्म की बहुत सी टिट फॉर टैट होता रहा है। लंदन के अंदर नवाज़ शरीफ साहब के घर के बाहर के हवाले से, और आपने देखा कि वहाँ बड़े अगली सीन्स भी इस हवाले से होते रहे। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जो कॉन्डमनेशन के लिए लॉजिक दी गई है, जो लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, उनकी बुनियादी लॉजिक तो ये है कि शाज़ेब खानज़ादा छुट्टियों पे हैं और अपनी अहलिया के साथ हैं और एक कल्चरल नॉर्म की वायोलेशन यहाँ पे हुई है, खिलाफ वर्जी हुई है और उनको उनकी बीवी के सामने इस तरह से उनसे सवाल जो है वो नहीं पूछना चाहिए। उसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि कोई शख्स उनके ऊपर हमला आवर हो गया। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती, कोई असॉल्ट की बात होती, तो फिर तो ये वाकई बहुत तशवीशनाक बात होती। या कोई उनको कोई चीज़ मारता, कोई उनके ऊपर हूटिंग करता, कोई नाराबाजी करता, उनको ख़तरे से मतलब दो चार कर देता। यहाँ जब आप उस वीडियो को आप देखते हैं और उसको समझते हैं और परखते हैं, तो यहाँ एक नाराज़ आदमी है जो शाज़ेब खान, एक उसने लफ़्ज़ गलत इस्तेमाल किया, अगर वो एक लफ़्ज़ भी गलत इस्तेमाल ना करता तो फिर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बनता। जो उसने लफ़्ज़ ज़लालत इस्तेमाल किया है कि तुमने इमरान खान के साथ जो ज़लालत की है वो तुमने क्यों की है, तुम्हें इस पे शर्म आनी चाहिए। वो अगर एक लफ़्ज़ ना इस्तेमाल करता तो ये तो वाक़या बिल्कुल ही एक नॉन एंटिटी किस्म का वाक़या था। अच्छा, लेकिन
अच्छा, शाहज़ेब खानज़ादा ने और उनकी वाइफ़ ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से कूलली हैंडल किया। शाहज़ेब खानज़ादा ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो है उसके साथ कोई तू-तू मैं-मैं नहीं की है और सूरत हाल जो है वो एक नेचुरल एंड पे चली गई। इस शख्स का मकसद क्या था? वो महज़ शाहज़ेब खानज़ादा को उनको कैप्चर करना चाहता था अपने कैमरे के ऊपर, ताकि वो दुनिया के सामने उसको रिलीज़ करके दिखा सके कि मैंने शाहज़ेब खानज़ादा को कॉर्नर किया और मैंने उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की। अब वो तमाम लोग जो इस वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं, उनकी जो बुनियादी लॉजिक और मंतक है वो ये है कि शाहज़ेब खानज़ादा अपनी अहलिया के साथ थे और उनको इस तरह से सवाल पूछना या उनसे बदतमीज़ी करना जो है वो हमारी कल्चरल नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है। ये बुनियादी उनका आर्गूमेंट। ये लोग ये समझने से कासर है कि दूसरी तरफ जो आदमी सवाल पूछ रहा है या गुस्ताखी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो भी ये समझता है कि शाहज़ेब खानज़ादा ने एक कल्चरल नॉर्म की वायलेशन की है, इसलिए मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैं उनसे सवाल पूछूं और उन्हें मैं शर्मिंदा करूं। मैंने इस हवाले से नहीं, दिस इज़ इनफैक्ट कल्चर वर्सेस कल्चर, और मैंने इस हवाले से एक सवाल डाला था, सर्वे क्वेश्चन डाला था कि आप क्या समझते हैं ट्विटर के ऊपर, कि आप लोग क्या समझते हैं, वीडियो लगा के, कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सही है, वगैरह वगैरह। इसके ऊपर एक डिटेल कमेंट करें। और उस पर वो देखा तो उसको पता नहीं लाख लोगों ने, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि उसके ऊपर तकरीबन 480 या 470 के करीब कमेंट्स हैं, और उसमें से 99% लोगों ने बहुत डिटेल से ये लिखा है कि वो ये समझते हैं कि ये सवाल पूछने वाला जो है ये हक बेजानब था, क्योंकि शाहज़ेब खानज़ादा ने एक कल्चरल वायलेशन की है जब उन्होंने इमरान खान की अहलिया की इद्दत का जो केस था उसके बारे में जिस तरह से उन्होंने कमेंट्स किए, जिस टोन और टेनर में किए। अब मैंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब का और उनके हमायती, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका मैंने एक रद्द-ए-अमल भी देखा है। वो ये समझते हैं, या उनका कहना यह है कि शाहज़ेब खानज़ादा ने तो महज कोर्ट के फैसले को नरेट किया था, डिस्क्राइब किया था, और बाद में जाके उन्होंने इसकी बड़ी डायसेक्शन भी की थी। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि शाहज़ेब खानज़ादा के लिए बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोर्ट के फैसले को उसी 48 घंटे में पाकिस्तान के 30 प्लस टेलीविज़न चैनल के न्यूज़ कास्टर्स ने भी डिस्क्राइब किया था, लेकिन उनमें से कोई भी जो है वो उसको लोगों ने इस तरह से याद नहीं रखा, या वो उनका सिंबल नहीं बन सका। क्या वजह है कि शाहज़ेब खानज़ादा ने किस टोन टैनर में या मैनर में इससे डिस्कस किया कि शाहज़ेब खानज़ादा जो है वो लोगों के जहनों में दर्ज हो गए। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शाहज़ेब खानज़ादा साहब के लिए भी, उनकी अहलिया के लिए भी, और उनके पूरे घर वालों के लिए, कि क्या उन्होंने यहाँ पर गलत किया। अब इसके और भी कुछ आस्पेक्ट्स हैं जिस पे लोग देख नहीं रहे, क्योंकि सारी बहस जो है वो एक सिर्फ एक अखलाकी पहलू से हो रही है। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये कि मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस। मोबाइल फ़ोन अब हर शख्स के हाथ में है, और हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन एक हथियार के तौर पे, वो मोबाइल फ़ोन जो है वो उसे एम्पावर करता है। ये वो नई कल्चरल या टेक्नोलॉजिकल, ये इस असर हाज़िर की दुनिया की रियलिटी है, जिससे अभी ठीक तरह से जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो ताकतवर हलके हैं, वो अभी इसको ठीक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मगरब के अंदर हलकों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हमारे यहाँ के जो पावरफुल सर्कल्स हैं वो समझते हैं कि वो इसको इखलाकियात के ज़रिए, ये कानून के ज़रिए सूरत हाल को वो कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक वो इसको इस तरह से देखते हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आज से शायद 20, 25, 30 बरस पहले सेलिब्रिटीज़ दुनिया में पता नहीं क्या कुछ करते होंगे, अफेयर लड़ाते होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें चल रही होंगी, इधर होते होंगे, उधर होते होंगे, उनकी जो स्पेस है घूमने फिरने की वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। और इस मुल्क में, अमेरिका में या यूरोप में, बरतानिया में, आपको जनरल स्टोर्स के ऊपर कभी भी ब्रैड पिट या एंजेलिना जोली या हॉलीवुड के लोग नहीं मिलते, वरना वो मिले तो लोग उनका भी कुंडा कर दें, मतलब और कुछ ना करें तो तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में, सेल्फियाँ करने के चक्कर में, या उनका ऑटोग्राफ लेने के चक्कर में, या सिर्फ उनके करीब आने के चक्कर में। तो ये भी दो नई रियलिटीज़ हैं जिनको जहन में रखना जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब शाहज़ेब खानज़ादा ने, ज़ाहिर है ये पहली दफ़ा नहीं है, रोज़ ही लोग उनको ब्लेम करते हैं। मैं कुछ वाक़यात, छोटे से एनेक्डोट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं शाहज़ेब खानज़ादा से पहली दफ़ा उस वक़्त मिला जब वो न्यूज़ 1 में एंकर होते थे। मेरा ख़्याल है 2010-11 की बात होगी। वो मुझे अपने प्रोग्राम्स में बहुत बुलाते थे। S7 में कहीं न्यूज़ 1 का एक घर में ऑफिस होता था। मैं जब शाहज़ेब खानज़ादा को मैंने एंकरिंग करते देखा और मैंने उनको कई दफ़ा बताया, तो मुझे महसूस हुआ कि वन ऑफ द बेस्ट एडिशंस टू द पाकिस्तानी मीडिया। मतलब उनका बोलना, उनका ज़ुबान पे कंट्रोल, उनकी लॉजिक, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी एबिलिटी टू क्वेश्चन। एंड आई वाज रियली थिंकिंग कि मतलब इनफैक्ट आई स्टिल थिंक दैट ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी टैलेंटेड मैन। मैंने उनको कई दफ़ा कहा कि यू विल गो प्लेसेस, तो तुम बहुत राइज करोगे।
वहाँ से फिर वो उन्होंने छलांग लगाई, वो एक्सप्रेस न्यूज़ में आ गए, वहाँ पर भी उनकी बड़ा कामयाब उनकी प्रोफाइल थी। अलबत्ता एक उनके बारे में रिपोर्टर्स एक्सप्रेस न्यूज़ में कहते थे कि सुल्तान लाखानी जो एक्सप्रेस न्यूज़ के मालिक हैं, शाहज़ेब खानज़ादा वही करते हैं, ये वही पोजीशन लेते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। उनकी एडिटोरियल पॉलिसी में इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, हालांकि उस वक्त वो इंडिपेंडेंट थे, अभी उनके वो वाले हालात नहीं आए थे जो जियो न्यूज़ में उनके हुए। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा जो हैं वो बहुत डेफर करते हैं टूवर्ड्स सुल्तान लाखानी जो कि CEO थे, चैनल के मालिक थे। एक्सप्रेस न्यूज़ में शाहज़ेब खानज़ादा के साथ वो इंतहाई भयानक वाक़या भी हुआ, जहाँ जावेद चौधरी साहब ने, जिनको किसी बात पे शाहज़ेब खानज़ादा की साथ किसी आर्गुमेंट पे उनको था कि ये मुझसे बहस इसने इस तरह से की है, उन्होंने अपने साथ कुछ लोग बाहर से बुलाए और कमरा बंद करके शाहज़ेब खानज़ादा को उन्होंने बहुत ज़दुकूब किया। ये एक बड़ा खौफनाक और बहुत दिल हिला देने वाला किस्म का वाक़या था। और पाकिस्तान इतना एक बदनसीब मुल्क है कि एक टेलीविज़न एंकर पर्सन को एक दूसरे बंदे बाहर से बुला के मारा। ना चैनल ने कुछ किया, ना पुलिस कुछ कर सकी, ना शाहज़ेब खानज़ादा को कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं समझता हूँ वो जो एक इवेंट था उसका भी शाहज़ेब खानज़ादा के नफ्सियात के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा असर हुआ। उसके बाद ये जियो में आ गए, बहुत बड़े पैकेज में आ गए। जब शाहज़ेब खानज़ादा जब जियो में आए तो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ एक और बड़ी ज़्यादती हुई। मेरी शाहज़ेब खानज़ादा से उस हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन उनके बाज़ लोग, उनके दोस्त जो उनके करीब थे, उन्होंने मुझे बताया कि शाहज़ेब खानज़ादा बहुत नाखुश थे शुरू में जियो में, बिकॉज़ जब वो जियो में आए तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी तमाम तर शख्सी आज़ादी और ऑटोनॉमी जो है अपने खुद से कुछ कह सकने की, वो ख़त्म हो गई है। बिकॉज़ उससे पहले जो प्रोग्राम था वो कामरान खान किया करते थे। कामरान खान की सारी टीम उनकी अपनी बनाई हुई थी, उनके कंट्रोल में थी। वो अपनी टीम ही वहाँ से उठा के ले गए और उसके बाद जियो न्यूज़ ने एक टीम बनाई और उस टीम में शाहज़ेब खानज़ादा को ला के बिठा दिया गया। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम एसेंशली जियो न्यूज़ की टीम की प्रोडक्शन थी, जिसकी सारी डायरेक्शन, स्क्रिप्टिंग जो है वो उनकी टीम करती थी। वो शाहज़ेब खानज़ादा जो न्यूज़ वन के अंदर और एक्सप्रेस में अपने माइंड से बोलता था शुरू में, उसका वो एक रोबोट बन गया और वो जो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर बोलता है वो उसको लिख के दिया जाता है। कम से कम शुरू के सालों में यही सूरत हाल थी। मुझे नहीं पता कि वो खुद से बोलते हैं जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, फंबल कर रहा हूँ, गलतियाँ कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास सिर्फ चंद पॉइंट्स हैं, मैंने कोई चीज़ लिख के नहीं रखी हुई होती। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हर चीज़ उनको स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई मिलती है, वो टेलीप्रॉम्प्टर से जो है वो चीज़ बोलते हैं। अगर ऐसा ही है जैसा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है पुरानी, तो फिर जो कुछ भी शाहज़ेब खानज़ादा ने स्क्रीन के ऊपर बोला वो उन्होंने नहीं, उनके चैनल ने उनको दिया। अब ये चैनल्स की बड़ी ज़्यादती, नहीं तो पॉइंट मेरा ये है कि जब शाहज़ेब खानज़ादा जियो में आए तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब रुपए पैसे सैलरी के अतबार से उन्होंने बहुत राइज़ किया। इन टर्म्स ऑफ रीच उन्होंने बहुत ज़्यादा राइज़ किया, उन्होंने बहुत, उनका अरूज हुआ। लेकिन जो शाहज़ेब खानज़ादा के अंदर का इंसान और उसके अंदर का एक कलाकार, उसके अंदर की जो एक एक्सप्रेशन थी, जिसे मैंने न्यूज़ वन में देखा, जिसे मैं एक्सप्रेस में भी उनका कोलीग था, न्यूज़ वन में मैंने बहुत ज़्यादा उनके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। वो अंदर का जो आर्टिस्ट था, वो अंदर का जो कमेंटेटर था, वो जियो न्यूज़ ने मार दिया। तो ये जो कुछ हुआ है इसमें शाहज़ेब खानज़ादा ही खाली नहीं है, इसमें जियो न्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल है। और ये टेलीविज़न चैनल्स आपको मजबूर करते हैं इस किस्म की सूरत हाल में। मैं बहुत पहले 2011-12 में डायरेक्टर न्यूज़ भी था, सॉरी इंग्लिश की साइट पे था, PTV का, स्टेट ब्रॉडकास्टर का, और कमर ज़मान कायरा साहब उस वक्त PPP के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। इलेक्शन होने वाले थे 2000 मेरा ख्याल 13 के, तो उससे कुछ महीने पहले 2012 में मुझे मैसेज मिला PTV की मैनेजमेंट की तरफ से कि मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आयशा भट्ट आएंगी और वो आप उनका प्रोग्राम करें, वो इतनी ज़्यादा उनका प्रोग्राम करें और वो आके ये डिस्क्राइब करेंगी कि हमज़ा शहबाज जो हैं, हमज़ा शरीफ जो हैं, अपना रिलेशनशिप बताएंगी कि वो उनकी बीवी हैं और हमज़ा मानते नहीं है उस चीज़ को। तो मैंने उनको कहा, मैनेजमेंट को, मैंने कहा भाई मैं इस किस्म के प्रोग्राम कब करता हूँ? मैं तो इस किस्म की, तो मैंने कभी इस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं किया, मेरी नेचर नहीं है इस किस्म के प्रोग्राम करने की। ये मेरे पूरा जो स्टाइल है, ये जो मेरी पूरी एक रेपुटेशन है, उसके अंदर ये चीज़ फिट ही नहीं करती है कि मैं एक औरत के साथ कंटेस्टेड जो कहती है कि मैं उसकी बीवी हूँ हमज़ा की, और मैं उसका इंटरव्यू करूँ और मुझे मतलब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ करते। मैंने इनकार कर दिया, मुझे बहुत ज़ोर दिया गया कि आप करें, मैंने नहीं किया। हालांकि मैं कोई इतना, मुझे हमज़ा से कोई हमदर्दी नहीं थी, ना कोई आयशा से मसला था मुझे, लेकिन मैंने वो प्रोग्राम नहीं किया।
किया। उसके चंद दिनों के बाद मुझे पीटीवी से फारिग कर दिया गया। सो मच हो कि इंग्लिश चैनल का जो स्टार्ट होना था, जिसका फीता उसको जब फीता काटा गया, जिस चैनल पे मैं 1 साल से काम कर रहा था, उसका कंटेंट के प्रोड्यूसर, उसके कंटेंट हेड की हैसियत से, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया। और मुझे बुला के एमडी साहब जो थे, उन्होंने ये कहा कि यार मिनिस्टर ये कहता है कि अब तो इलेक्शन आने वाले हैं और मुईद पीरज़ादा जो है वो चूँकि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं बन सकता और हमारी बात नहीं मानता, इसलिए आप इसको कहीं के छोड़ दें। और उस वक़्त मैं छोड़ना नहीं चाहता था, बिकॉज़ मैं कंसल्टिंग करता था यूएस एड के साथ और चीज़ों के साथ, और पीटीवी का फ़ायदा ये था कि आपको चैनल पे इतना काम नहीं करना पड़ता था, तो मैं अपना दूसरा काम जो है बहुत ज़्यादा करता था। वो मेरा सारा काम ठप हो गया, मुझे जब पीटीवी छोड़ना पड़ा और अपनी नई नौकरी जो है अपनी ढूँढनी पड़ी। चैनल्स जो हैं वो भी बहुत से ऐसे हालात जो हैं वो पैदा करते हैं। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, अब आए उस सूरत हाल की तरफ, दिलचस्प सूरत हाल की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ, यूरोप में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंसेस जो हैं पाकिस्तान के नाम से ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप ट्विटर पर नज़र दौड़ाएं तो सैकड़ों लोग ये समझ चुके हैं कि ये कॉन्फ्रेंसेस असल में कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और क्यों कर रहा है और वो क्या करना चाहता है। लेकिन बहुत से अच्छे लोग जो हैं वो इस हवाले से आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, वो कंफ्यूज हैं, बिकॉज वो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को देख रहे हैं। कहीं उनको लगता है कि स्टूडेंट्स किसी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहीं उन्हें लगता है कि मेहनत कश जो है वो अपना पैसा इकट्ठा करके, जोड़ के पैसा अपना पेट काट के ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन कॉन्फ्रेंसेस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर से पैगाम क्या निकलता है, इनके अंदर से मैसेज जो है वो क्या निकाला जा रहा है। क्या इनके अंदर से मैसेज ये निकलता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में एक नया स्पेशल रिलेशनशिप खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान को मशरक़ वस्ती में और दुनिया में एक नया रोल मिल रहा है। हाँ, पाकिस्तान में कुछ मसाइल भी हैं, डेमोक्रेसी अभी नहीं है, बहुत से लोग जेल में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल को एक कल्टिश तरीके से, ये इमरान खान के कल्ट से, ये कि यूथिया आंख से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेंस की से देखने के बजाय उसको एक होलिस्टिक पूरे पाकिस्तान के हवाले से देखने की ज़रूरत है, जिसमें चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ट्रेड हो सकता है। ये जो सारी सूरत हाल है, ये जो बिगर पिक्चर पेश की जा रही है, ये टर्न अराउंड की जा रही है, इसे देख के मुझे एक बड़ा पुराना 2003 का वाक़या याद आता है, जब मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स प्रोग्राम वगैरह ख़त्म किया और मैं लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स चला गया। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर उस वक्त जो पाकिस्तान चेयर पे प्रोफेसर सईद शफ़क़त साहब होते थे, जो कभी चीफ इंस्ट्रक्टर रहे सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में और भी बहुत सी जगहों में रहे, अभी कहीं लाहौर में होते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में। ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं थी जो भी आप देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस एकेडमिक थी, जिसमें आपके एकेडमिक पेपर्स थे जो लोगों ने प्रिपेयर किए हुए थे, जो पढ़े गए और फिर उसके बाद ये पेपर्स एक किताब की शक्ल में पब्लिश हुए। यानी एक फॉर्मल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी, ऐसा नहीं था जहाँ लोग आते हैं और आके कैजुअल कमेंट्स करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग। एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी। मुझे भी उस कॉन्फ्रेंस में आने का मौका मिला, कर्टसी प्रोफेसर सईद शफ़क़त साहब। मैं बरतानिया से उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया। इस कॉन्फ्रेंस की जो आखिर में एक की नोट स्पीच या एक एड्रेस था, जो प्रोफेसर एंजले एम्ब्री, जिनकी अब डेथ हो गई है 2017 में, लेकिन एंजले एम्ब्री इससे पहले स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के डीन रह चुके थे। उन्हें बुलाया गया, उनका एक स्पेशल एड्रेस था, और ये 2003 के शुरू की बात है। 9/11 हो चुका हुआ था, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक नया स्पेशल रिलेशनशिप बन चुका हुआ था, मुशर्रफ साहब का तूती बोल रहा था। हम सब पाकिस्तानियों में बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हमारा अमेरिका के साथ एक बड़ा रिलेशनशिप आ गया है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ट्रेड हो जाएगा, हमारे हालात बदल जाएंगे, हम दुनिया में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मैं कुछ फासले में सामने उनके बैठा था जब प्रोफेसर एंजले एम्ब्री ने ये कहा। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ, और एंजले एम्ब्री जो है वो साउथ एशिया के हिस्टोरियन भी थे और साउथ एशिया के एक्सपर्ट थे, जिन्होंने तकरीबन 40 बरस तक अमेरिका का रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड अमेरिकन रिलेशनशिप विद इंडिया के ऊपर ने काम किया। बहुत कुछ उन्होंने इस हवाले से लिखा भी हुआ था। तो उन्होंने एंजले एम्ब्री ने ये कहा पाकिस्तानियों को एड्रेस करते हुए कि ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तानी भी थे और भी बहुत से लोग थे। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी लोगों में एक नई एक्साइटमेंट और जोश व खरोश पाया जाता है यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से, और जब मैं ये एक्साइटमेंट देखता हूँ तो मेरा दिल डूबने को आता है। और मेरा दिल डूबने को इसलिए आता है कि मेरा तमाम ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस ये है गुज़श्ता 50 बरस का कि ये वो रिलेशनशिप है जिसने पाकिस्तान को ज़ख्मी किया है, नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान के लोगों को इस रिलेशनशिप से कुछ नहीं मिला, उनकी कोई बेहतरी नहीं हुई और उनका मुस्तकबिल जो है वो गैर महफूज हो गया। अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं है,
वो पॉइंट्स मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी, बिकॉज अब मैं जो लोगों की बातें सुनता हूँ उस बात को 2023 और अब 22 साल उस बात को गुजर चुके हैं, तो जो अब मैं लोगों की स्टेट ऑफ माइंड देखता हूँ वो उस वक्त मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी। मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं एंजले एम्बरी को मार दूं, एक प्लास्टिक की टेप उठाऊं और एंजले एम्बरी का मुंह जो आके बंद कर दूं, कोई एंजले एम्बरी की ये बकवास ना सुन सके, बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटिजिक मल्टी डायमेंशनल विजन बन रहा है, हम रोड मैप पे चढ़ने वाले हैं, हम तरक्की करने वाले हैं अमेरिका के साथ मिलकर, और एंजले एम्बरी बदबख्त जो है वो हमारे इस विजन को ख़राब कर रहा है। ये कोई साला लेफ्टिस्ट है, इसके कोई एक्सट्रीम किस्म के जो व्यूज़ हैं। खैर, मैं वापस ब्रिटेन चला गया, फिर मैंने टीवी एंकरिंग शुरू कर दी, फिर उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री आगे प्रोग्रेस करती रही। 2015-16 तक पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, हर दफ़ा जब पाकिस्तान में बम फटते थे, जब कत्लेआम होता था, जब लाल मस्जिद हुई, जब पाकिस्तान के अर्सवाइल फाटा के इलाकों में फ़ौजकशी हुई, सवात में फ़ौजकशी हुई, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग के अटैक हुए, और हुकूमत पाकिस्तान तो खुद ही कभी अदाद शुमार तो रखे ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के आपको पता है खुद स्टेटिस्टिक्स हैं कि 70,000 लोग मर गए, कभी ख्वाजा आसिफ कहते हैं 80,000 लोग मर गए, प्राइवेटली लोग समझते हैं 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। कोई हिसाब किताब नहीं है कि पाकिस्तानी जो खून की होली पाकिस्तान में खेली उस पूरे प्रोसेस ने, जो फ्रेगमेंटेशन हुई, जो तोड़फोड़ हुई पाकिस्तान में, उसमें कितने लोग और कितने घराने जो हैं वो तबाह हो गए। लेकिन चंद 100 या चंद हज़ार लोग ऐसे ज़रूर थे जिनको इस नए रिलेशनशिप से बहुत फ़ायदा हुआ, उनकी जेबें भर गईं, वो अमीर हो गए, उनको बड़ा ट्रैवल करने का मौका मिला, उनको कंसल्टिंग असाइनमेंट्स मिली। जब ये सारे वाक़यात मेरी आंखों के सामने हो रहे थे तो एंजले एम्बरी की बात की अहमियत मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। अब उस बात को 22 बरस गुजर चुके हैं। मैं जब ये सारा का सारा तमाशा जो इस वक्त खेला जा रहा है पॉजिटिव किस्म की एक नैरेटिव को शेप करने का, उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो बात जो है याद आ जाती है। वो असल इश्यूज़ क्या हैं जिनसे यहाँ पे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है? वो असल इश्यूज़ ये हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंट दिया गया है। अब लफ्ज़ डेमोक्रेसी और जमहूरियत से पाकिस्तानी जज्बाती तौर पे कोई ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि ये कोई मगरबी तसव्वुर था। असल में जो चीज़ हुई है कि पाकिस्तान में लोगों से उनके इंसानी हकूक़ छीन लिए गए हैं, हज़ारों लोगों को जाली मुकदमात के ज़रिए जेलों में फेंक दिया गया है। पाकिस्तान में एक से ज़्यादा दफ़ा एक ब्लडशेड किया गया है, इस्लामाबाद में, मुरीदके में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है। अभी चंद दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त्म कर दिया गया है, पाकिस्तान का आइन भी ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में शख्सी आमरीत है। पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के पास जो थोड़ी बहुत एक आर्टिकल 199 की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी कि वो किसी चीज़ को सुन सकती थी, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से छीन ली गई है। मुकम्मल तौर पे एक वाहिद शख्सी आमरीत पाकिस्तान में कायम कर दी गई है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 फुल ब्लोन इंसर्जेंसीज चल रही हैं। एक बलूचिस्तान के अंदर जो एक आज़ादी की, सेपरेटिज़म की इंसर्जेंसी है, एक खैबर पख्तूनख्वा में जो एक नज़रियाती किस्म की निज़ाम के ख़िलाफ़ इंसर्जेंसी है। आप उनको लाख कहते रहें कि ये फितना हिंदुस्तान है या ये फितना ख़वारिज है, उससे कोई बात बदलती नहीं है। असल में ये बेसिकली तौर पर रिवॉल्ट्स हैं, ये इंसर्जेंसीज़ हैं, ये इशूज़ हैं। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अनप्रेसिडेंटेड टेंशन्स जो हैं वो नेबर्स के साथ, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ पाई जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इन कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस नहीं होंगी। इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एक फील गुड फैक्टर पैदा करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ये नैरेटिव शिफ्टिंग की एक एफर्ट है। अब ज़ाहिर है कि अगर ये एम्बेसडर साहब करवाएं या कोई एम्बेसी करवाए, कोई कॉन्सुलेट करवाए, पुराने हमारे एक बहुत मशहूर एम्बेसडर थे वो ख़ुद करवा दें, तो ज़ाहिर है कि इसका असर नहीं होगा। इसलिए आपको ये कहने की ज़रूरत है कि कहीं स्टूडेंट्स करवा रहे हैं, कहीं कोई साहब बहुत अच्छा करवा रहे हैं और वो तासर कायम करने के लिए उसके 6 घंटे के बाद एक वीलॉग भी कर देते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो ये तो सब एक गेम है। अब इसमें ये कामयाब होते हैं नहीं होते, इसका दौरोमदार इस चीज़ पे कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को ये बात समझ आती है कि क्या हो रहा है। अगर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को समझ आ जाती है तो करवाने वालों का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो उनका कमज़ोर पड़ जाएगा और वो ये प्रोसेस रोक देंगे। अगर उनको लगेगा कि उनको फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो ख़र्चा और ये मेहनत जो है वो करते रहेंगे। अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।